हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट बी समझाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं पार्ट ए पब्लिश कर चुका हूं, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। ये वीडियो 11th बीकॉम बीबीए सीए फाउंडेशन आदि के कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और अगर ये वीडियो जैसे पार्ट ए और ये पार्ट बी अगर आप लोग देख लेते हैं तो कॉमर्स की स्टडी करने में, विशेष रूप से कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की स्टडी करने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट बी। अब पार्ट ए के बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म था वो आता हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। इट इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। प्रॉफिट से आशय क्या है कि जिस कमोडिटी की हम डीलिंग करते हैं उस कमोडिटी को सेल करने के पश्चात जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, या जो एक्सेस ऑफ प्रॉफिट या एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट जो होता है, वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो इस प्रॉफिट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट यानी रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस। यानी रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स यानी सेल में से जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें अगर माइनस कर देते हैं तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स में से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है। अब एक प्रश्न क्रिएट होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। All the expenses which are related to purchase and production known as direct expenses। ऐसे खर्चे जो माल को सप्लायर के यहाँ से अपने यहाँ तक लाने में हुए हैं और उस रॉ मटेरियल को यूज करके कंज्यूमेबल गुड्स बनाने में जो भी खर्चे हुए हैं, जैसे वेजेज है, कैरिज इन्वॉल्व है, फ्रेट इन्वॉल्व है, पावर है, ये सब हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सेल में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए, या ग्रॉस जो भी नेट रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू में से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट बच जाता है। इस तरह से ये हमारा टर्म हुआ प्रॉफिट। नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी व्यय। The expenditure is the amount spent or liabilities incurred for acquiring assets, goods and services. Expenditure divided in following three categories। जब हम किसी सर्विस को एक्वायर करते हैं या गुड्स परचेज करते हैं तो जो भी हमारे खर्चे होते हैं उन खर्चों को हम एक्सपेंडिचर यानी व्यय कहते हैं। एक्सपेंडिचर आर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। सेकंड हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। थर्ड हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय। इन व्ययों को डिफरेंशिएट करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर इन खर्चों को डिफरेंशिएट न किया जाए तो हमारा जो प्रॉफिट होगा टैक्स के पर्पज से वो गलत निकल के आएगा। तो अब एक्सपेंडिचर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एनी टाइप्स ऑफ एसेट्स नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो किसी संपत्ति को प्राप्त करने में या संपत्ति को खरीदने में हुए हैं उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने फर्नीचर खरीदा, उसके बाद में प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी वगैरह खरीदे, या फैक्ट्री की बिल्डिंग परचेज की है, या फैक्ट्री के लिए लैंड परचेज की है, तो जो भी हमारी एसेट्स एक्वायर करने में जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इन खर्चों को बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है, क्योंकि इन खर्चों से एसेट्स एक्वायर की जाती है, यानी संपत्तियों को अधिग्रहित किया जाता है। तो फर्स्ट हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। द एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड टू रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस नॉन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो रूटीन बिजनेस को मेंटेन करने के पर्पज से होते रहते हैं, जैसे मान लीजिए वेजेज है, वर्कर को सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे हो गए, रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, एडवर्टाइजमेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, कैरीज आउटवर्ड है, तो ये सभी हमारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली जो होते हैं वो 1 ईयर के लिए होते हैं। अब कभी कभी कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे भी होते हैं जिन्हें मोर देन 1 ईयर यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट का कॉन्टेक्ट किया गया किसी व्यक्ति से कि उसने कहा कि 1 लाख रुपए लगेगा और हम आपका एडवर्टाइजमेंट 5 साल तक करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन 5 साल तक करेंगे तो उसकी जो यूजफुल लाइफ है 1 लाख रुपए की, वो 5 ईयर हो गई। तो 5 ईयर से 1 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे तो 20,000 पर ईयर हम राइट ऑफ करते रहेंगे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो 1 लाख रुपए एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो करेंगे। फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपए राइट ऑफ कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ले आएंगे। सेकेंड ईयर में फिर 20,000 रुपए राइट ऑफ कर देंगे। इस तरह से 5 ईयर में इसे राइट ऑफ करके P&L के डेबिट में 20,000 रुपए 5 वर्ष तक डाल दिया जाएगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय। नेक्स्ट टर्म है हमारा गेन। गेन मीन्स आय या लाभ। गेन इज द प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम अदर देन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति फर्नीचर क्रय विक्रय का काम करता है, फर्नीचर खरीदने बेचने का काम करता है, तो जब वो फर्नीचर को बेचेगा उससे होने वाला लाभ प्रॉफिट कहलाएगा। अब मान लीजिए उसके यहाँ कोई पुरानी मशीन वगैरह रखी हुई थी, उस मशीन को बेचकर उसने कोई प्रॉफिट कमाया है, तो वो प्रॉफिट हमारा गेन कहलाएगा। तो गेन इज द प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम अदर देन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट अर्नड बाय द सेल ऑफ फर्नीचर बाय क्लॉथ स्टोर। तो क्लॉथ स्टोर के द्वारा जो भी क्लॉथ मोर देन कॉस्ट बेचा जाएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। और अदर देन क्लॉथ, अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए उसने यूज करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद रखा है क्लॉथ के डीलर ने, और उसे बेचकर कोई भी प्रॉफिट कमाया है, तो वो गेन कहलाएगा। तो प्रॉफिट जो है वो हमारी रूटीन एक्टिविटीज या जिस कमोडिटी की हम डीलिंग करते हैं उन कमोडिटीज को बेचकर जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। और गेन जो है वो अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग की जो एक्टिविटीज होती है उनके अलावा जो भी सेल हम करेंगे गुड्स का, वो हमारा गेन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए स्टेशनरी की दुकान वाले ने अपना काउंटर बेच दिया, तो स्टेशनरी वाली दुकान पर कागज है, पेंसिल है, पेन वगैरह बिकते हैं, और अगर उसने अपना काउंटर बेच दिया है तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसने प्रॉफिट कमाया है, तो इस प्रॉफिट को गेन कहा जाएगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेबिट। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट नॉन एज डेबिट, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेबिटो। यानी जैसा कि मैंने आप लोगों को अकाउंटेंसी में बताया था कि अकाउंट की 2 साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जैसे मान लीजिए ये अकाउंट है, ठीक है, डेट, जर्नल फोलियो, अमाउंट डेबिट, अगेन डेट, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट क्रेडिट। तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है ये हमारी साइड कहलाती है डेबिट, और जो क्रेडिट राइट हैंड साइड जो होती है वो हमारी कहलाती है क्रेडिट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट नॉन एज डेबिट, इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड डेबिटो, जिसे इटालियन वर्ड डेबिटो से लिया गया है।
नेक्स्ट टर्म है हमारा क्रेडिट, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को डेबिट के साथ ही बता दिया था। राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट नॉन एज क्रेडिट, क्रेडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड क्रेडिटो, यानी राइट हैंड साइड जो अकाउंटेंसी की होती है या अकाउंट्स की जो होती है वो हमारी क्रेडिट साइड कहलाती है, और जो क्रेडिट वर्ड जो है वो इटालियन वर्ड क्रेडिटो से बना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेंस, व्यय। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अकॉर्डिंग टू आर एन एंथोनी, expense is a monetary measure of inputs or resources consumed. An expenses is charged to trading account or profit and loss account. व्यय यानी जो भी रूटीन एक्सपेंसेस को करने में जो भी हम लोगों को पेमेंट करने होते हैं उन्हें एक्सपेंस यानी व्यय या खर्च कहते हैं। आर एन एंथोनी ने कहा है कि एक्सपेंसेस इज ए मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट्स और रिसोर्सेज कंज्यूम्ड, जो भी रिसोर्सेज कंज्यूम्ड किए हैं और जो इनपुट्स हमने बिजनेस में लगाए हैं उनके जो मॉनेटरी मेजरमेंट होते हैं उन्हें हम एक्सपेंस कहते हैं। और एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए जाते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को पूर्व दत्त व्यय कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, प्री पेड यानी पहले ही चुका दिए गए हैं। तो द एक्सपेंसेस विच हैज नॉट ड्यू और इनकर्ड येट but paid as a advance for future known as prepaid expenses. It is treated as a current assets. ऐसे व्यय जो अभी तक हुए नहीं हैं परंतु जिनका भुगतान बिजनेसमैन के द्वारा कर दिया गया है एज ए एडवांस, उन्हें प्रीपेड एक्सपेंस या पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है। इट इज ट्रीटेड एज ए करेंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ एक वर्कर काम कर रहा है, मान लीजिए नवंबर की तो उसे सैलरी दे दी गई, उसके यहाँ कोई फंक्शन है तो उसने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे दिसंबर की भी सैलरी आप दे दें। तो इसका मतलब दिसंबर अभी आया नहीं है, दिसंबर अभी नहीं आया, अभी नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर की जो सैलरी दे दी गई है उसे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज ए करेंट एसेट्स, इसे चालू संपत्ति माना जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिन्हें अदत्त व्यय कहा जाता है। द एक्सपेंसेस विच हैज बीन ड्यू और इनकर्ड बट नॉट पेड येट नॉन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट इज ट्रीटेड एज ए करेंट लायबिलिटीज। ऐसे व्यय जो हो तो चुके हैं परंतु जिनका भुगतान बिजनेसमैन के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अदत्त व्यय कहा जाता है। ऐसे व्ययों को करेंट लायबिलिटीज चालू दायित्व माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वर्कर से अक्टूबर महीने में हमने काम करा लिया था लेकिन हमारे पास कैश न होने के कारण अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया गया है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे और वो हमारे लिए करेंट लायबिलिटीज कहलाएगी, यानी ये करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत उसे सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा एसेट्स। एसेट्स मीन्स होता है संपत्ति। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज और बिजनेस, यानी व्यापारी या व्यापार के द्वारा जो भी उसके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति है उसे हम एसेट्स कहेंगे। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, यानी व्यापार के लिए वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का काम करते हैं। एसेट्स आर डिवाइडेड इन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। एसेट्स को जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट हमारा नॉन करेंट एसेट्स, यानी गैर चालू संपत्तियां, जिन्हें फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है। फिक्स्ड एसेट्स हमारी होती हैं टेंजेबल एसेट्स, जिन्हें हम देख सकते हैं, और इंटेंजेबल जिन्हें नहीं देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ये हमारे देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारी टेंजेबल एसेट्स, दृश्य संपत्तियां। और जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये हमारे इंटेंजेबल एसेट्स हो जाएंगे क्योंकि ये अदृश्य संपत्तियां हैं जिन्हें कि हम
देख नहीं सकते हैं। सेकंड हमारा करेंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। ऑल द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्ट इनटू मनी विद इन 12 मंथ नॉन एज करेंट एसेट्स। वे सभी संपत्तियां जिन्हें सामान्यतः 12 माह के अंदर नगद में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें चालू संपत्तियां या करेंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश और बैंक तो करेंट एसेट्स है ही हमारा। अब जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इन्वेंट्री है, स्टॉक, डेटर्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये हमारे या मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगे? करेंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। नेक्स्ट हमारा फिक्टिशियस एसेट्स, यानी बनावटी संपत्तियां। fictitious assets are those assets which cannot be sold by the businessman. It is just like loss ऑफ द बिजनेस। जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो डेबिट बैलेंस है तो क्या होगा? लॉस होगा। तो वो लॉस हमारी एसेट साइड में शो अगर करते हैं तो वो फिक्टिशियस एसेट्स कहलाएगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? फिक्टिशियस एसेट्स कहलाएंगे, बनावटी संपत्तियां। नेक्स्ट टर्म है हमारा रिसीट्स। ठीक है, इसमें जो हमारा पी साइलेंट है, रिसीट्स बोलते हैं इसे। तो रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। रिसीट्स आर डिवाइडेड इन फॉलोइंग टू कैटेगरीज। यानी जब हम किसी माल को, संपत्ति को बेचकर कोई पैसा प्राप्त करते हैं या भविष्य में प्राप्त करेंगे तो उसे रिसीट्स कहेंगे, यानी प्राप्तियां कहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। जो भी बिजनेसमैन के द्वारा जिस कमोडिटीज की डीलिंग की जा रही है या जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसके अंतर्गत जो पैसा आएगा वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल परचूनी के दुकानदार के द्वारा या जनरल स्टोर के मालिक के द्वारा आटा, दाल, चीनी, चावल वगैरह बेचकर जो रुपया प्राप्त किया जाना है या प्राप्त किया जा चुका है, उसे रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाएगा। इसके विपरीत जिस चीज की बिजनेसमैन डीलिंग नहीं करता है, उस चीज को अगर बेचकर रुपया कोई प्राप्त कर लिया है या भविष्य में प्राप्त करना है, तो वो हमारी कैपिटल रिसीट्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए फर्नीचर आउट ऑफ डेट हो गया था जनरल स्टोर वाले का, तो फर्नीचर उसने बेच दिया और रुपया प्राप्त कर लिया या भविष्य में प्राप्त होने वाला है, तो वो हमारा कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा। या मान लीजिए उसने लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह कोई अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लिया था, अब वो कंप्यूटर या लैपटॉप आउट ऑफ डेट हो गया परचूनी के दुकानदार के द्वारा, तो अब उस लैपटॉप को वो सेल कर देगा और उसका पैसा प्राप्त कर लेगा। दैट इज कैपिटल रिसीट्स। यानी ये आयगत प्राप्ति होती है। जो प्राप्तियां बिजनेसमैन के द्वारा बार बार होने वाले नेचर की होती हैं, उन्हें रेवेन्यू रिसीट्स यानी आयगत प्राप्ति कहते हैं। और जो प्राप्तियां बिजनेसमैन के द्वारा ओकेजनली की जाती हैं, उन्हें कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉस यानी हानि। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यूज। इट डिक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी। यानी जो भी हमने माल बेचा है, अगर माल बेचने पर जो रुपया हमें प्राप्त हुआ है या प्राप्त होने वाला है, उससे अगर अधिक कॉस्ट उस बेचे गए माल की आती है, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा लॉस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कॉस्ट है हमारी 100 और सेलिंग प्राइस है हमारा 90। तो यानी इस केस में क्या हुआ है कि जो माल हमने 90 रुपीज का सेल किया था और उसकी कॉस्ट आई थी हमारी 100, तो यहाँ पर जो लॉस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 100 कॉस्ट थी और उस गुड्स से अमाउंट कितना रियलाइज हुआ? 90। तो ये 10 रुपए हमारा हो जाएगा लॉस। अब अगर इसके दूसरी तरफ देख लिया जाए, इसमें अगर कॉस्ट हमारी 90 है और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 100 है, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। 100 का सेल किया, 90 कॉस्ट आई थी, तो यहाँ पे 10 रुपए ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो भी हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू से अगर कम कॉस्ट आती है तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, और
अगर रेवेन्यू से कॉस्ट ज़्यादा आती है तो वो हमारा लॉस कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी। An entity means an economic unit which perform economic activities. A business entity means an enterprise established in accordance with law to engage in business activities. For example, Tata Company, Bajaj Auto and Maruti Company Limited. जब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा कोई लीगल बिजनेस एस्टेब्लिश्ड किया जाता है तो उसे एंटिटी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के एग्जांपल में बताया, टाटा कंपनी ने जो भी कंपनियां हैं तो वो एंटिटी कहलाएंगी। बजाज ऑटो है, मारुति कंपनी लिमिटेड है, ये सब क्या हमारी एंटिटी हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा रिबेट। रिबेट यानी इट इज द रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द बिजनेसमैन और सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। रिबेट क्या है कि बिजनेसमैन के द्वारा माल बेचने के बाद परचेजर को या कस्टमर को एक निश्चित अमाउंट माइनस कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है या कम कर दिया जाता है तो उसे रिबेट कहा जाता है। इट इज अदर देन डिस्काउंट allowed by seller due to some circumstances such as poor quality of goods and goods is not as a sample etc. जैसा कि मैंने डिस्काउंट के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो माल बेचते समय जो भी डिस्काउंट प्रोवाइड की जाती है वो या तो ट्रेड डिस्काउंट होगी या कैश डिस्काउंट होगी या दोनों भी हो सकती हैं। मान लीजिए ऑर्डर आया था और ऑर्डर को हमने अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जो माल भेज दिया, किसी भी तरह से कोई भी क्वालिटी डाउन हो गई उस माल की या कोई भी सर्क्यूमटेंसेस क्रिएट हुए हैं तो बिजनेसमैन के द्वारा या सेलर के द्वारा कस्टमर या परचेजर को आफ्टर सेल्स जो भी अमाउंट सेलिंग प्राइस में से रिड्यूस किया जाता है या कम किया जाता है उसे रिबेट कहा जाता है। और रिबेट की जो जनरली कंडीशंस होती हैं वो होती है हमारी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स या गुड्स इज नॉट एज ए सैंपल, जैसा माल भेजा था वैसा माल ना होना होता है। नेक्स्ट हमारा सोलवेंट। सोलवेंट मीन्स होता है शोध क्षम, यानी जिसे भुगतान करने की जिस जो व्यक्ति भुगतान करने की स्थिति में है वो हमारा सोलवेंट कहलाएगा। तो सोलवेंट इज ए पर्सन और enterprise which is in a position to pay its all liabilities or debts. In other words, we can say that the person who have assets more than the liabilities known as solvent. जब किसी व्यक्ति के पास लाइबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स होती है तो उस व्यक्ति या संस्था या एंटरप्राइज को सोलवेंट या शोधक्षम कहा जाता है। तो व्हेन एन एंटरप्राइज हैव लाइबिलिटीज below the assets, liabilities below the assets or assets are more than the liabilities, then it is known as solvent. नेक्स्ट हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अशोधक्षम या दिवालिया। इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन और एंटरप्राइज which is not in a position to pay its debts. In other words, we can say that insolvent is a person who have liabilities is more than the assets. ऐसी इंटरप्राइज या व्यक्ति जिसके पास लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो एसेट से ज्यादा है या उसके पास एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज से कम रह गई हैं, तो जो व्यक्ति अपनी लाइबिलिटीज को पूरी तरह से चुकाने में असमर्थ है या अनेबल है उसे इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। तो द पर्सन हु इज अनेबल टू पे देयर लाइबिलिटीज नॉन एज इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है हमारा बुक ऑफ अकाउंट्स। The records of books in which transactions of business are recorded and maintained known as books of accounts. For example, cash book, बैंक बुक, जर्नल एंड लेजर एटसेट्रा। बिजनेसमैन के द्वारा जो भी अपने ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उन सभी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जो भी ट्रांसैक्शन होते हैं सबसे पहले बिजनेसमैन जर्नल में लिखता है, जर्नल के बाद में उसे लेजर में लिखेगा, ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेगा या कैश बुक में बैंक वगैरह में करेगा। तो इन सभी जो बुक्स होती हैं उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेसमैन का कहा जाता है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक एवं शेयर करना भी न भूलें। आप लोगों को इसी तरह का कंप्लीट 11th 12th बीकॉम एमकॉम सीए फाउंडेशन बीबीए आदि का कोर्स कंप्लीट चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें, जिस पर बहुत सा मटेरियल फ्री का भी दिया गया है तथा कुछ कोर्स या मटेरियल पेड भी दिया गया है। आप लोग प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लें और इस ऐप पर जो भी अमेंडमेंट होते हैं बोर्ड के या यूनिवर्सिटी के, वो भी मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9456465969 या 8923000644 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है? क्या आप सीए, सीएस या अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करें डॉक्टर जितेंद्र सर की कॉमर्स क्लासेस को और करिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर। ये हैं जाने माने कॉमर्स एक्सपर्ट जो इस स्ट्रीम के सभी कोर्सेज जैसे 11th 12th बीकॉम एमकॉम बीबीए सीए फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। ये सभी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड अटेंशन और सपोर्ट देते हैं, साथ ही उन्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद करते हैं। इन्होंने 30 से भी ज्यादा वर्षों के एक्सपीरियंस में कई किताबें लिखी हैं, जैसे बुक्स ऑन अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि, जो फ्लिपकार्ट व अमेज़न पर उपलब्ध हैं। और तो और इनकी ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करने के लिए कॉल करें 8923000644 पर और अपने करियर को दें ऊंची उड़ान।